फजी लॉजिक एक्स्ट्रा ऐड किया गया है ताकि वो इमरजेंसी पे कैलकुलेशंस कर सके। अगर एक तरीके का लैंडिंग सिस्टम काम नहीं करता तो उसका बैकअप भी इस बार उसमें लगाया गया है। क्योंकि इस बार उसमें ऑर्बिटर का वजन नहीं है, इसीलिए विक्रम लैंडर के अंदर कुछ और ऐसे यंत्र लगाए गए हैं जो लैंडिंग के बाद बाहर निकलकर चांद की सतह से सैंपल कलेक्ट कर कर उसको वापस भेजने की कोशिश करेंगे। एक बात आपको बता दें कि भारत और चांद के बीच और इस वक्त जहां विक्रम लैंडर है, इसमें कई सारे सेकंड्स का फर्क है। तो जो घटना वहां घटती है उसका रिले कम्युनिकेशन इसरो को करीब 20 से 25 सेकंड बाद ही मिल पाता है और फिर वो रिले जब होता है तो उसमें करीब 1 मिनट का फर्क भी लगता है। लेकिन अगर ये लैंडिंग पूरी तरह से सफलतापूर्वक इसको अंजाम दे दिया जाता है तो फिर भारत सिर्फ विश्व में चौथा देश होगा जिसने मून लैंडिंग को अचीव किया होगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत सिर्फ चौथा देश ऐसा बनेगा जिसने चांद पर पहुंचा हो और चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग को अंजाम दिया हो। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा ये पहली बार नहीं है कि भारत ने इस स्टेज तक सफलता या कामयाबी हासिल कर ली हो। पिछली बार भी ये सेपरेशन बहुत साफ हुआ था। लैंडिंग के तरफ जब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होना था लैंडर को, वहां गड़बड़ हो गई थी। ऐसा सोमनाथ जी, इसरो के जो चेयरमैन है मौजूदा, उन्होंने खुद ये कहा है news18.com को। वहीं तैयारी चांद से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने की है, लेकिन इससे कई ज्यादा बड़ा सवाल है चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का। सबसे बड़ा प्रश्न है। चलिए प्रियंका कांडपाल के पास चलते हैं जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। प्रियंका, बताइए आप कहां हैं और क्या आपके साथ कोई एक्सपर्ट है जो इस पर और रोशनी डाल सकेंगे? जी प्रियंका। जी बिल्कुल जी, इस वक्त स्पेस इंडिया में हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ से अरुण यादव हैं। अरुण जी, अब थोड़ी ही देर में डिटैच होने वाला है लैंडर। कितना इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कहूँ, चंद्रयान मिशन के लिए इस लैंडर का सेफली डिटैच हो जाना? देखिए मैम, चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, विक्रम लैंडर जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत बड़ा स्टेप है। जैसे ही ये डिटैच होगा उसके बाद हमारी सबसे महत्वपूर्ण एक घटना आएगी जो लैंडिंग की होती है। उसके होने से पहले इसका डिटैच होना जरूरी है। और जैसे ये सक्सेसफुली डिटैच हो जाएगा उसके बाद हम इंतजार करेंगे 23 या 24 अगस्त का, जब ये लैंड होने वाला होगा। तो बस वेट कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ये कैसे ये सक्सेसफुली एकदम डिटैच होता है। पिछली बार भी चंद्रयान 2 में भी ये हिस्सा था, ये तो आराम से हो गया था, तो ये चैलेंजिंग नहीं होता है? यानी कि इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा ही हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। डिटैच ना हो पाए इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है लैंड होने की, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। तो सॉफ्ट लैंडिंग का हमें उस नजर रखनी पड़ेगी, उसके भी दिन बाकी हैं, उसके लिए नजर रखेंगे। अलग है पिछले चंद्रयान 2 से अगर बात की जाए, क्योंकि लैंडिंग में ही पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हुई थी। तो इस बार चंद्रयान 3 की हम बात करें तो क्या अलग है चंद्रयान 2 से कि लैंडिंग में उसमें हेल्प हो? लैंडिंग में अगर हेल्प हो, उसमें चंद्रयान 3 का जो विक्रम जो लैंडर है, विक्रम लैंडर के जिस चीज पे वो लैंड करता है उसे हम लेग्स बोलते हैं। लेग्स जो है इस बार और मजबूत बनाए गए थे ताकि अगर इम्पैक्ट ज्यादा होता है तो उसको वो झेल सके और सक्सेसफुली एक सॉफ्ट लैंडिंग वो कर सके। उसके बाद प्रज्ञान का काम शुरू होगा और इनसे पूछिए वो क्या आइडियल स्पीड होगी जबकि लैंडिंग अटेम्प्ट करना चाहिए, और खासकर आजकल सेपरेशन होता है, वो चांद की सतह से कितनी ऊपर इस सेपरेशन को अटेम्प्ट किया जाएगा और वो जो रेडियस होगा वो कितने पास होगा धीरे धीरे? एक अगर आप लैंड को समझा पाए तो आज ये डिटैचमेंट हो रहा है, ये मून से कितना ओवर तकरीबन होता है? ये तकरीबन डिटैचमेंट जो होता है ये 100 किलोमीटर का रेडियस एक माना जाता है। पहले तो चंद्रमा के चारों तरफ, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, एक अगर आप कैमरा इस साइड थोड़ा अगर घुमाएंगे तो आपको ये दिखेगा कैसे विक्रम लैंडर जो है फाइनल एक ऑर्बिट में आता है। तो ये एक 100 किलोमीटर का रेडियस जो होता है वहां पे ये आ जाता है। उसके बाद ये ट्रेसिंग करता है, ये देखिए अब ये ट्रेसिंग करना स्टार्ट करेगा चंद्रमा की सतह का। और उस ट्रेसिंग में ये वो जगह डिसाइड करेगा कि कहाँ पे इसको लैंड करना है। अच्छा, इसकी कोई स्पीड होती है कि कितनी स्पीड पे लैंड करना चाहिए, कोई आइडियल होती है? स्पीड जो है वो मानी तो यही जाती है कि कम से कम रहे। कोशिश ये यही करते हैं एग्जैक्ट स्पीड तक ये स्टार्ट को झेलने के काबिल होता है। जैसे पिछली बार अगर बात करूँ तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से लैंड किया था, जिसकी वजह से वो डैमेज हो गया था। तो अब की बार
अगर आप टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो साइंटिस्ट का ध्यान देते हैं, किस एंगल पे लैंड करना है, किस स्पीड से लैंड करना है, किस जगह पे लैंड करना है, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ती कई हैं। अनुमान लगाया जा रहा है इनका कि 0.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड बिल्कुल। पर उसे लैंड ये करना देखिए, होगा। जैसे क्या कि इस आप बार इसमें देख विक्रम सकते हैं। लैंडर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो तरीके से लैंड कर सकता है? लैंडर जैसे एक डेमोन्स्ट्रेशन है ये, जैसे वो एक लैंड और चीज आपसे पहले जानना चाहेंगे कि देखिए ये लैंड करने की जब हम बात कर रहे हैं तो पिछली बार हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जब आ रहे थे तब गड़बड़ हुई थी, इसको लेकर इस बार कुछ खास प्लानिंग की गई है? बिल्कुल। पिछली बार जब हम आ रहे थे मेन पे तो हुई थी चंद्रयान 2 में, इसमें वो टूटा। और जब सिग्नल टूट जाता है तो आप लैंडर की जिस एंगल पे वो लैंड करना है, कहाँ लैंड करने वाला है, आप वो चीजें वो कंट्रोल खो देते हैं। अब की बार इन चीजों को और ध्यान में रखा गया है और ये इंश्योर किया गया है कि ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में रहे, सिग्नल हमारा लॉस्ट ना, और जिस एंगल और जिस स्पीड पे हमने ये चीज प्लान की है उसी एंगल और उसी स्पीड पे ये सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए, तो बिल्कुल सारी चीजें। और एक बात ये होगी कि साउथ पोल पे क्योंकि लैंडिंग बात हो रही है, क्या ये पहले से तय होता है कि जैसे हम पहले डिस्कस करते हैं कि चांद में काफी गड्ढे जैसे जो दिखते हैं, ये पहले से डिसाइड होता है कि लैंडिंग किस प्रॉपर जगह में हुई, या विक्रम लैंडर है वो खुद रेस करके अपने लिए कोई जगह फाइनलाइज करता है कि यहाँ पर लैंडिंग होनी है? इनकी जगह पहले से डिसाइडेड होती है, क्योंकि जब तक आप किसी इतना बड़ा मिशन आप भेज रहे हैं एक दूसरे एक सेलेस्टियल बॉडी जिसको हम बोलते हैं, कि एक मून पे आप एक मिशन भेज रहे हैं, हर एक चीज आपकी प्लान्ड होती है। कहाँ पे लैंड करना है ये भी प्लान्ड है, साउथ पोल पे कितने डिग्री पे, जैसे मैं आपको अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 69 पॉइंट समथिंग डिग्री है साउथ जहाँ पे ये लैंड करने वाला है, तकरीबन 70 डिग्री पे ये लैंड करने वाला है। और जगह है, उस जगह का नाम भी अगर मैं आपको बताऊं तो एक एटकिन बेसिन है। एटकिन बेसिन एक क्रेटर है वहाँ का, जहाँ पे ये चीज डिसाइड की गई है, जहाँ पे लैंड होगा। क्या ये एटकिन बेसिन को इसीलिए चुना गया क्योंकि सबसे ज्यादा वहां ओपन सरफेस है, सतह है, नॉट एग्जैक्ट लैंडिंग सरफेस डिसाइड किया गया है कि यहाँ पे लैंड करना है। जिस जगह को चूज करने की आप बात कर रहे हैं एटकिन बेसिन की, क्या उसको इसलिए चूज किया गया है क्योंकि स्पेशियस है बाकियों की कंपैरिजन में, एक सेफ साइड लेते हुए? सरफेस एरिया आपको ज्यादा Safe मिलेगा side ले लैंडिंग सकते हैं। और इसके पीछे मैं आपको एक रीजन और बताता हूँ। हाँ। जब भी आप किसी गड्ढे में लैंड करते हैं, कोई क्रेटर जब होता है, हाँ। तो आप ये मान के चलिए कि एक किसी भी जगह की, जैसे अर्थ अगर आप मानेंगे तो अर्थ में 3 लेयर्स हैं। हाँ। एक सबसे ऊपरी सतह होती है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, हाँ। उसके नीचे एक सतह होती है जिसे हम मैंटल बोलते हैं, हाँ। उसके सबसे अंदर एक सतह होती है जिसे हम कोर बोलते हैं। जी। ऐसे ही मून में भी अलग अलग सतह होती हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर। तो जहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है वहां पे जो मेंटल सतह होती है वो थोड़ी नजदीक होती है। हाँ। तो अगर आप क्रस्ट के साथ साथ अगर मेंटल की भी स्टडी कर लें और शायद वहां से आपको उसका कोई ट्रेस मिल जाए, या फिर मेंटल की अलग एक और लेयर की स्टडी कर सकें, तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए उस वहां पे लगाया जा रहा है। मेरे पास यहाँ पर और कुछ तो नहीं, लेकिन एक ये मून की पिक्चर नजर आ रही है जहां पर मैं जरा आपसे समझना चाहूँ कि जब साउथ पोल की बात कर रहे हैं तो इस तरफ कहीं पर जाएगा, इस तरफ ये पूरा 90 डिग्री आपका पड़ता है अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट माना जाए। हाँ। अगर आप इसको एक एक्सेस मानते हैं, हाँ। तो ये आपका नॉर्थ पोल होगा, ये आपका साउथ पोल होगा। ये 90 डिग्री है। हाँ। आप इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, लगभग 70 डिग्री पे। हाँ। 70 डिग्री ये पूरा एक लैटिट्यूड बनता है 70 का। यहाँ पे अब ये पाथ ट्रेसिंग होती है, हाँ। जहाँ पे आके ये लैंड करेगा। तो क्या एटकिन बेसिन पे और कोई चंद्रयान अभी गया किसी और देश का? लैटिट्यूड आपका 70 के आसपास है जो समय आपका लैंड। ये और सवाल जो हमारे एंकर आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये जो एटकिन बेसिस फाइनल किया गया है, आज तक चंद्रयान से पहले यहाँ कोई और पहुंचा है? ये जो सतह जो पर्टिकुलर स्पॉट डिसाइड किया गया है, ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ आज तक कोई देश, किसी भी देश का कोई भी मिशन यहाँ लैंड नहीं कर पाया। अटेम्प्ट किया है किसी ने? अटेम्प्ट भी नहीं किया? अटेम्प्ट भी इंडिया ही किया था। अच्छा। हाँ, चंद्रयान 2 का जो अटेम्प्ट था हाँ। वो भी इंडिया के द्वारा था। और उससे पहले मैं आपको बताऊं तो 3 देश ऐसे हैं जैसे चाइना, रशिया और अमेरिका, जो यहाँ पे ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं। साउथ पोल पे नहीं, बट दूसरी लोकेशंस पे वो ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं। बट अगर साउथ पोल पे इंडिया की लैंड होती है तो इट विल बी द फर्स्ट इन हिस्ट्री। बिल्कुल हिस्टोरिक। क्या आपने बताया कि इस तरीके के कुछ मिशन होते हैं तो जाहिर तौर पर सब कुछ वेक स्टडीज के लिए नहीं जाता, सिस्टमैटिक तरीके से कुछ चीजें होती हैं जिसके लिए भेजा जाता है। चंद्रयान 3 की अगर बात करें, क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए इस मिशन से? क्या कुछ स्टडीज हो सकती हैं? बिल्कुल। जब भी आप कोई मिशन भेजते हैं कहीं पे, तो आपके एम डिसाइडेड होते हैं पहले से कि हमें इन पर्टिकुलर फील्ड की स्टडी करनी है। ऐसे चंद्रयान 3 के लिए भी अलग अलग हमें मान लीजिए डिवाइसेस, मान लीजिए डिवाइसेस वहाँ पे लैंड में, रोवर में लगा के भेजे हैं, जिनको जब वो वहाँ पे जाएंगे, लैंडर जब लैंड करेगा उसकी डिवाइसेस अपना काम करेंगी, रोवर जब बाहर निकलेगा उसकी डिवाइसेस अलग काम करेंगी। और ये रिलेटेड हो सकती हैं कि चंद्रमा की सतह की स्टडी करना, चंद्रमा पे जो कंपन जो होती हैं, सीस्मिक डिवाइसेस है चंद्रयान 3 में? टोटल इसमें 6 डिवाइसेस हम भेज रहे हैं। 6 में से एक जो है ऑलरेडी उसने अपना काम शुरू कर दिया है। जो
मून ऑर्बिट से हम बात करें तो वो जो ऑर्बिटर स्टडी करने वाला है। अच्छा, एक ऑलरेडी डिवाइस जो है वो एक काम कर रहा है। ऑलरेडी डिवाइस जो है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसे हम बोलते हैं, जो जी। जिस हिस्से से विक्रम लैंडर अलग हो चुका है हाँ। उस हिस्से में वो डिवाइस लगी प्रियंका, हुई पूछिएगा, ऑलरेडी अपना काम वो जो कर रही है। पिछली बार का ऑर्बिटर है, क्या वो और भी बाकी सक्रिय है? devices हैं, उसकी क्या वो भूमिका होगी? पहुंचने के बाद, लैंड करने के बाद काम शुरू करेंगे। जो पिछला चंद्रयान जब हम बात कर रहे हैं, तो जो ऑर्बिटर उस वक्त था, क्या वो अभी सक्रिय है? उसकी क्या भूमिका होने वाली है? टाइम पे जो ऑर्बिटर था, इसी वजह से ये एक डिफरेंस है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में कि ऑर्बिटर ऑलरेडी वहां पे डिप्लॉय हो चुका था चंद्रयान 2 में से। जो सिर्फ बची हुई चीजें थी वो थी लैंडर और रोवर, जो कि हमारी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। तो इस बार जैसा कि आपको अगर पता हो तो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की जो कॉस्टिंग है उसमें भी बहुत रिडक्शन हुआ है। जी। वो 900 करोड़ के आसपास का मिशन था, ये कुछ 615 करोड़ के आसपास का मिशन है। तो ये इसलिए है क्योंकि हमने इसमें से ऑर्बिटर हटा दिया है, क्योंकि ऑर्बिटर ऑलरेडी अपना काम कर चुका है। वो ऑलरेडी वहां पे ऑर्बिट कर रहा था और उसने बहुत सारी हमें सुंदर जो पिक्चर्स है, वहां की फोटोग्राफ है चंद्रमा की तो प्रियंका, सतह की, इनको पूछिए वो हमें भेज चुका कि है। पेलोड उसका जो काम है पूरा पिछली हो बार चुका से है। ज्यादा है, करीब तो इसलिए हमने 3.9 ऑर्बिटर टन्स है। से हटा दिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस बार जो विक्रम रेंजर है और प्रज्ञान रोवर है पिछली बार से भारी हैं और भी ज्यादा सॉलिड बनाए गए हैं, या उसमें यंत्र ज्यादा फिट किए गए हैं? आप सुन रही जी हैं? बिल्कुल, जैसे जी। पिछली बार की तुलना में अगर बात की जाए तो लोड इस बार ज्यादा है। विक्रम लैंडर की भी बात करें, रोवर की भी बात करें, तो इनका वजन ज्यादा बनाया गया है। तो ये सेफ्टी पर्पज से है या इसमें कुछ और एडिशनल ऐसे डिवाइसेस हैं जो स्टडीज के लिए काम आएंगे? क्या कारण लग रहा है? एक तो इसको थोड़ा और मजबूती देने के कारण इसमें एडिशंस किए गए थे। क्या ये पिछली बार की जो लैंडिंग सॉफ्ट नहीं पाई थी उससे भी एक लेसन है? जी, उससे एक लेसन है, क्योंकि जब आप किसी चीज को स्ट्रांग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, या तो आप मटेरियल चेंज करते हैं या फिर आप उसका वजन थोड़ा बढ़ाते हैं, थोड़े और स्ट्रांगनेस के लिए थोड़ी और चीजें ऐड करते हैं। तो जैसे रोवर की अगर मैं बात करूं, कुछ 26 किलो के आसपास का ही हमारा रोवर रहेगा। जी। और लैंडर अलग है, उसके लेग्स को मजबूत बनाया गया है, तो इसलिए जो पेलोड है इसका थोड़ा सा वजन बढ़ा है। बट जहां हम देखें, वजन बढ़ाने के साथ साथ इसरो की बहुत एक खास बात है कि एक कॉस्टिंग इतनी रिड्यूस कर देते हैं कि एक एग्जाम्पल भी दिया गया था कि आप एक टैक्सी में या ऑटो रिक्शा में चलने के बराबर जो है वो हम उतने में चांद पे पहुंच गए। चांद पे नहीं, तो एक और costing बात इतनी कम प्रियंका, आप हो उनको चुकी है, बताइए और इसके पीछे दर्शकों को भी process बताएं अलग कि होता है। इंडियाना जोन्स जो पिक्चर आई ये थी बहुत बड़ी बात है कि 2900 costing आप करोड़ इतनी में कम बनी में थी, आप वहाँ पे अपने लैंडर जबकि और रोवर चंद्रयान 3 615 करोड़ में बना है। तो आप समझ रही हैं? तो बिल्कुल, देखिए हमारे एंकर आनंद जो है वो बता रहे हैं कि इंडियाना जोन जो मूवी आई थी उसका बजट इतना हाई था, 2900 लगभग शायद करोड़ बता रहे हैं। हाँ, 2941 करोड़। 615 करोड़ के लगभग। 615 करोड़। और 615 करोड़। एक आप इनसे प्रश्न एक और पूछिए प्रियंका, कंपेयर कर रहे हैं तो एक हॉलीवुड मूवी कि से भी कम ये बजट में जो है- विज्ञान, जी हाँ। ये जो विक्रम रेंजर है ये अपनी गति धीमी कैसे करेगा और कितनी गति तक ये इंपैक्ट झेल सकता है? जब अगर मून के सरफेस पर एक पर्टिकुलर फोर्स से अगर वो लैंड भी करता है, पिछली बार के मुकाबले कितना वो झेल सकता है ताकि वो फिर भी टिका रहे? और अगर हॉरिजॉन्टली अगर गिरता भी है तो क्या ये अपने आप सीधा होने की क्षमता रखता है, वर्टिकल होने की, अपनी टांगों पर खड़े होने की क्षमता रखता है? जी बिल्कुल, ये सवाल जो है ये बेसिकली ये है कि जो विक्रम लैंडर की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये कि क्या अगर इनकेस ये इसकी गति धीमी कैसे होगी? वर्टिकली गिर जाए, अगर इस तरीके की लैंडिंग, तो ये पहला सवाल तो मैं ये पूछती हूँ कि क्या खुद ये खड़ा हो सकता है, क्या उसके बाद रोवर बाहर निकल सकता है, या इट हैज टू स्टैंड स्टिल? ये इसको स्टिल स्टैंड होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका संपर्क टूटा तो कमांड नहीं जा पाएगी रोवर के पास। और क्योंकि रोवर से एक प्लेटफॉर्म बाहर निकलना है और उस प्लेटफॉर्म की एक जगह है जहां से वो रैंप है, वो रैंप जहां से खुलेगा, जहां से निकलेगा, तो उसके लिए उसका डिजायर्ड पोजीशन में कि जो पोजीशन हमें चाहिए उसका उस पोजीशन में वहां पे खड़ा होना जरूरी है। क्योंकि अगर वो टेढ़ा हुआ या गिर गया किसी तरीके से तो रैंप तो आप मान लीजिए कि एक बार को चलो निकल आए, बट रोवर बाहर कैसे आएगा? और हम नेगेटिव क्यों सोचें? नेगेटिव की बात नहीं, इसमें ये है कि क्या इस बार उसमें फजी लॉजिक ऐसा ऐड किया गया है? स्पीड, हाँ जी, इसके टोटल आप मान के चलिए कि जब रॉकेट ऊपर जाता है एक थ्रस्ट डेवलप करता है वो ऊपर जाने के लिए, यही प्रोसेस जो है हमारा विक्रम लैंडर यूज करेगा अंदर पहुंचने के लिए, लैंड करने के लिए। ये
जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन में थ्रस्ट डेवलप करेगा। हाँ। और उसको एक ब्रेकिंग के तौर पे यूज किया जाएगा। ठीक है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स या बहुत कम है मून की, आप ये मान के चलिए। तो अगर आपको ब्रेकिंग मैकेनिज्म लगाना है एयर में, अगर आप हवा में ब्रेक मारना चाहते हो, हाँ। तो उसके लिए कुछ चीज पॉसिबल नहीं है सिवाय इस चीज के कि आप विपरीत दिशा में एक अपने इंजन ऑन कर दीजिए। हाँ। ताकि ब्रेकिंग हो जाए। और हम यही कोशिश करेंगे कि वो बहुत स्मूथली हो। हाँ। और कम से कम स्पीड में वो जाके लैंड करे, जिसे हम सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं, जो लास्ट टाइम रह गई थी। लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है हमें कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और जिस चीज के लिए हमने ये मिशन भेजा है चंद्रयान 3, ये बिल्कुल सक्सेसफुल। जरा उनसे पूछिए, क्योंकि सोमनाथ जी ने भी ये कहा था कि कम से कम 1 साल इन्होंने सिर्फ इसको टेस्ट किया है। तो कैसी कैसी कंडीशंस में इसको टेस्ट किया है? क्योंकि कहा जाता है कि चांद की सतह पर भी तूफान आते हैं, हवाएं चलती हैं बहुत तेज, और डे और नाइट में बहुत फर्क पड़ता है। तो जब ये लैंडिंग की जब तैयारी है, जो तयशुदा वक्त है, उस वक्त वहां का मौसम कैसा होगा और उस पर उसका कितना इंपैक्ट हो सकता है एटकिंस बेसिन में? जी बिल्कुल। एक सवाल आपसे, ये सवाल आपसे है कि बताया जा रहा है कि 1 साल तक 3 + 1 4 modules type of thing. First is LVM-3, which has taken the composite of इसरो से बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे, लेकिन अभी हमें इंतजार है, क्योंकि अब से थोड़ी देर में वहां चांद के ऊपर ये सेपरेशन होगा और उसके बाद इसरो का ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग होगा उसके करीब 5-7 मिनट बाद, जहां वो इंटरनल ब्रीफिंग के जरिए लेकिन जग जाहिर भी करेंगे कि ये विक्रम लैंडर का प्रोपल्शन मॉड्यूल से सेपरेशन हो चुका है। चलिए वापस प्रियंका के पास चलते हैं। प्रियंका, वही प्रश्न मैं आपसे चाहूंगा कि आप पूछें, क्योंकि हमें बीच में काटना पड़ा था टुवर्ड्स ब्रीफिंग, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वहां एटकिंस बेसिन में मौसम कैसा होगा और क्या वहां पर भी मून पर भी काफी हवाएं चलती हैं, तूफान होता है, डे टाइम नाइट टाइम का बहुत फर्क पड़ता है, तो क्या वो भी कैलिब्रेशन हो चुके हैं? बिल्कुल। मैं यही जो सवाल आपसे पूछ रहे थे कि अर्थ की सरफेस को लेकर, वहां के मौसम को लेकर बताया जा रहा है कि 1 साल तक टेस्टिंग हुई है कि किस तरीके से वहां पर कंडीशंस हो सकती है। एक तो ये टेस्टिंग किस तरीके से होती है, दूसरा क्या वहां पर एडवर्स इफेक्ट्स रहते हैं, या मतलब दिन में किसी अलग तरीके का, रात का किसी अलग तरीके का, इस सब का भी फर्क पड़ता है? इसका भी ध्यान रखा गया? बिल्कुल, इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है कि चांद पे जो दिन और रात होती है, वहां का टेम्परेचर जो पहुंच जाता है, वो आप मान के चलिए कि अर्थ के मुकाबले में बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो चला जाता है। इसलिए हम उस जो तारीख जो निर्धारित की गई है कि 23 अगस्त 24 अगस्त को जो लैंड करेगा, उसका भी एक महत्व है। वो ये है कि 14 दिन तक वो वहां पे ऑपरेटिव रहेगा, और ये 14 दिन जो है वो वहां पे एक लूनर डे माना जाता है कि ये चांद का एक दिन बराबर अर्थ के 14 दिन के बराबर रहता है। 14 दिन तक वो वहां पे ऑपरेटिव रहेगा। उसके बाद वहां पे इतनी ज्यादा जब रात हो जाती है, जो लूनर नाइट जिसे हम बोलते हैं, वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाता है कि वो उसके सेंसर्स जो हैं प्रज्ञान रोवर के या कोई भी आप डिवाइस सेंड करते हैं, वो ऑपरेटिव नहीं रह पाते। तो आप कह रहे हैं कि जो 14 दिन की हम बात कर रहे हैं कि अर्थ के हिसाब से 14 दिन और वहां का 1 लूनर डे, तो वो लूनर डे ही है, लूनर नाइट पे नहीं जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। आनंद, आपके सवाल का जवाब कि टेम्परेचर रात को बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ रही है सेंसर्स भी खराब हो सकते हैं। जो लूनार कैलेंडर होता है वो 28 दिन का क्यों होता है? और डे के टाइम पे जो लूनर डे पे बिल्कुल आनंद, बिल्कुल। और आज ज्यादा क्लैरिटी से भी समझ आ रहा है इस बात को। देखिए, और एक और बात देखिए, इसीलिए आप कह रहे हैं कि लूनर डे को ही चूज किया गया है। और प्रज्ञान रोवर का लाइफ यानी 14 दिन की है। उस 14 दिन में वो जो हमको भेज पाएगा, 14 दिन वहां पर हमारे लिए जो 14 दिन और उसके लिए जो 1 दिन की जिंदगी है, उसमें वो जो कुछ भेज पाएगा वो हमारे लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। तो आप ऑर्बिटर पे सवाल पूछें कि भारत ने ही ये तय किया और ये दुनिया को स्पष्ट किया कि मून पर आइस है, तो उससे क्या आगे बढ़कर हम वहां पर वाटर की प्रेजेंस की बात कर सकते हैं? और भविष्य में अगर हमें अंतरिक्ष यात्रा करनी है तो क्या वहां पर हाइड्रोजन के लिए रिफ्यूलिंग के लिए मून एक बेस बन सकता है? यहां तक की सोच है, पूछिए जरा उनसे। बिल्कुल जी, देखिए बिल्कुल ऑर्बिटर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये भारत ने ही बताया कि वहां आइस है। इस बार की अगर बात करें तो क्या पानी पर भी स्टडीज हो सकती हैं कि वहां पानी है या नहीं? और एक और सवाल जो आनंद पूछ रहे हैं वो ये कि कभी अंतरिक्ष यात्रा की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन के महत्व से भी क्या मून में पॉसिबिलिटीज देखी जाएंगी? ये तमाम चीजें हैं जो इस बार ध्यान रखी जा सकती हैं।
बिल्कुल, ये एक अनमैन्ड मिशन है, जैसे कि आपको पता है चंद्रयान 3। पहले हम चांद को स्टडी करना चाहते हैं अच्छी तरह। वहाँ पे बर्फ का तो हमने बहुत पहले ही पता लगा लिया था कि वहाँ पे आइस पार्टिकल मिल गए थे। ये तो चंद्रयान 1 मिशन में ही आपको पता चल गया था। उसके बाद अब यहाँ पे और भी स्टडी की जा रही हैं, जैसे सीस्मिक एक्टिविटी, जिसको हम एक भूकंप से रिलेट करते हैं। फिर वहाँ की सरफेस कार्टोग्राफी की, वहाँ की मैपिंग कैसे है चंद्रमा की सतह। दूसरी चीज़, वहाँ का टेम्परेचर रेंज क्या हो सकता है। ऐसे अलग अलग डिवाइसेस भेजी गई हैं जो अलग अलग तरीके से चंद्रमा की सतह की और वहाँ के वातावरण की जो है वहाँ की स्टडी करेंगी। उसके बाद आने वाले टाइम में जो आप देखेंगे कि इंडिया प्लान कर रहा है गगनयान मिशन के लिए, और गगनयान मिशन एक ऐसा मिशन है जो एक मैन्ड मिशन होगा, और उसमें बिल्कुल ये सक्सेसफुल होता है तो बिल्कुल गगनयान मिशन को एक गो फॉरवर्ड, एक हरी झंडी मिलेगी कि ठीक है, हमने अनमैन्ड मिशन अगर किया है तो ऑब्वियसली हमारा मैन्ड मिशन भी होगा, लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग है। जो क्रायोजेनिक इंजन्स के आगे एक और तकनीक डेवलप करने की कोशिश ये है कि हाइड्रोजन को फ्यूल बनाकर ये किया जाए, और अगर वहां पर बर्फ मिलती है तो बर्फ यानी पानी का कंपोजिशन है H2O, तो अगर मैं ऑक्सीजन को सेपरेट कर दूं तो वहां मेरे पास हाइड्रोजन होगा और वो ईंधन रिफ्यूलिंग के काम आ सकता है। यहां तक की सोच हमारे वैज्ञानिक रखते हैं, लेकिन कदम आपको धीरे धीरे वन बेबी स्टेप, पहला बेबी स्टेप की सेपरेशन हो जाए, दूसरा बेबी स्टेप की ये जो विक्रम रेंजर है आपके सामने, ये विक्रम रेंजर है, ये अपनी टांगों पर लैंड करे, और इसलिए अब की बार उसकी टांगों को और सुदृढ़ और मजबूत बनाया गया है। जैसे ही ये विक्रम रेंजर वहां लैंड होता है, इस विक्रम रेंजर को अब की बार और ज्यादा ताकतवर, मजबूत और थोड़ा सा और स्टर्डी बनाया गया है। इसीलिए पेलोड यानी कि वजन, जब रॉकेट यहां से उड़ा था तब 3.9 टन था, तो पिछली बार जितना, जबकि इसमें ऑर्बिटर नहीं था, ऑर्बिटर तो पहले ही है, तो इसको और भारी वजनदार बना दिया गया, और इसमें थोड़ा सा और फजी लॉजिक लगा किया गया कि अगर ऐसा हो जाए कि सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो उस लास्ट एन कुछ चंद सेकंड और मिनटों के लिए वो अपने आप कैलकुलेशंस इस तरह करे कि थ्रस्ट इंजन चले और रुक जाए। चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है चंद्रयान, प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है लैंडर। चांद पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमने कहा था करीब 1:30 बजे, 1:15 से 1:35 के बीच में उम्मीद थी। 1:24 पर न्यूज 18 इंडिया पर अखाड़ा में आपको ये अपडेट कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है लैंडर। ये पहले भी साध चुका है भारत चंद्रयान 2 के साथ, तो चंद्रयान 3 में ये पूरी तरह से होना ही था, ये तयशुदा था, औपचारिक था, हो चुका है औपचारिक रूप से। इसरो से भी अब इसका ट्वीट और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान बहुत जल्दी होगा, लेकिन चांद पर लैंडिंग की प्रक्रिया अब अंतिम स्टेज पर पहुंच चुकी है, जहां अब ये विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से जुदा होने के बाद अपने खुद का एक ऑर्बिट तैयार करेगा, जो अरुण यादव ने हमें अभी दिखाया था, और फिर जैसे ही वो लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू करता है, धीरे 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 चांद की सतह के और करीब पहुंचेगा और एक ऐसा ऑर्बिट तय करेगा जहां उसकी एकदम निकटतम जो दूरी है वो सिर्फ 30 किलोमीटर की होगी, और वहां से वो फिर लैंड करने की कोशिश करेगा रिवर्स थ्रस्ट के साथ, ताकि धीरे हो जाए, स्पीड कम हो जाए और लैंड करे। और जैसे ही विक्रम लैंडर लैंड होता है, उसके बाद वहां से उसके अंदर से निकलेगा इसे कहते हैं प्रज्ञान रोवर। ये प्रज्ञान रोवर भी अब की बार पिछली बार से ज्यादा काबिल बना दिया गया है। क्यों? इसके अंदर जैसे स्पेड, फावड़ा खरीदने के लिए चांद की सतह को, और फिर उसको कलेक्ट करके उन सैंपल्स को ड्रॉप सही जगह पे, और जिसके इमेजेस फिर भेज दिए जाएं, और इसमें वो एनालिटिकल एबिलिटी भी है कि वो बता सके कि वो चांद पर जो सतह है, उस सतह पे जो मिट्टी है, उस मिट्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उस सतह में क्या क्या मिल रहा है। और जैसा अरुण बता रहे थे, 3 होते हैं, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, जैसे अर्थ का है। और इस एटकिंस बेसिन में उम्मीद ये जताई जा रही है कि चांद की ऊपरी सतह और बीच की सतह दोनों के सैंपल्स हमें मिल पाए, और ऐसा और कोई देश नहीं कर पाया है। इस एटकिंस बेसिन में अगर विक्रम लैंडर लैंड होता है तो ये करने वाला भारत एकमात्र देश होगा, और चांद की सतह से 2 लेवल्स की सॉइल के सैंपल्स वापस भारत दुनिया को दिखाना, और उस टेक्निक को, तो ये इसका रिसीव ट्रांसमिट एंटीना है जो ऊपर उठेगा, और यहां जो ये कलेक्ट करता है प्रज्ञान रोवर वो उधर रखेगा, उसे फिर एनालाइज करने की भी इसमें कंप्यूटिंग एबिलिटी है।
जो कि इसरो के स्पेस स्टेशन के साथ उसका लिंक होगा। करीब 20 सेकंड के टाइम गैप के बावजूद इसको कैलकुलेट किया जाएगा। इन सैंपल्स की वीडियो इमेजिंग वापस हमारे पास आएगी और इन सैंपल्स की एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सारा नॉलेज हमें मिलेगा चांद के एक दिन में। चांद का एक दिन यानी कि धरती पर 14 दिन, यही इस प्रज्ञान रोवर की जिंदगी है। ये विक्रम लैंडर है। ये विक्रम लैंडर का डोर ओपन होता है जैसे ही इसकी लैंडिंग होती है। लैंडर का डोर ओपन होगा आसपास के वातावरण को देखने के बाद, और फिर उधर से एक रैंप नीचे उतरेगा। उस रैंप से फिर ये प्रज्ञान रोवर रोल करके यहां चांद की सतह पर पहुंचेगा। विक्रम लैंडर का टचडाउन, फिर वो रुकेगा, आसपास के वातावरण को भापेगा, उसके बाद वो रैंप खुलेगा और ये प्रज्ञान रोवर धीरे 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 चांद की सतह पर उतरेगा। चांद की सतह पर उतरकर वो भ्रमण करेगा। उसमें ये ताकत है कि कहीं और कुछ दूरी तक जाए, सिर्फ आसपास के 2-3 मीटर ही नहीं, कम से कम 200 से 300 मीटर तक जा सके और वो सतह के ऊपर उसको नेविगेट भी करे। अगर ऊबड़ खाबड़ भी रहेगी तो भी ये जा सकता है। जा करके ये वापस आएगा और इन सैंपल्स को वापस विक्रम लैंडर के अंदर रखेगा। इसमें ये एबिलिटी है कि वो मॉनिटर कर सके, खुद काम भी कर सके और इसको जमीन से यहां इसरो से ऑपरेट भी किया जाएगा लॉजिक के द्वारा। ये हमारे वैज्ञानिकों की एबिलिटी है और उनका अचीवमेंट है। प्रियंका कांडपाल वापस हमारे साथ आ रही है, अरुण यादव भी हैं। जो विक्रम रेंजर का सेपरेशन था वो तो होना ही था, इसको तो औपचारिक माना जा रहा है कि भाई ये करना है तो कर दिया हमने। अरुण से पूछिए कि धीरे धीरे ये जो ऑर्बिट जो अपना तय करेगा, जहां 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की दूरी, तो ये वो अलग रेडियस है। उन्होंने पहले भी दिखाया था एक डायग्राम के जरिए, जरा उसको एक बार फिर एक्सप्लेन करें कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से सेपरेट होने के बाद विक्रम रेंजर का ऑर्बिट कैसा होगा। जी बिल्कुल, वीडियो के माध्यम से समझना चाहेंगे अभी कि जिस तरीके से प्रोपल्शन मॉड्यूल से अभी विक्रम लैंडर जो है ये अलग हो गया है, आगे ये किस तरीके से काम करता है। तो थोड़ा सा मैं वीडियो को आगे अगर कर दूं आप, हाँ आगे का बताइए कि किस तरीके से ऑर्बिट बनाता है। हाँ जी, दिख रहा है जी। अरुण अब आप कहें कि अरुण समझाएं इसे। कुछ ऑर्बिट्स ऐसी होती हैं जो पहले ये चंद्रयान 3 ने अर्थ के चारों तरफ बनाई थी। उसके बाद धीरे धीरे ऑर्बिट को, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ऑर्बिट का साइज बड़ा करते 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 और अब चंद्रमा की ऑर्बिट में ये एंटर किया। अब चंद्रमा की ऑर्बिट को इसने धीरे धीरे छोटा किया और अब ये वो पल है जहां पे विक्रम लैंडर जो है, आप देखिए अभी दोनों ये साथ साथ चल रहे हैं। अब धीरे विक्रम लैंडर धीरे धीरे अपनी ट्रेजेक्ट्री जिसे बोलते हैं वो बदल देगा। हाँ, ये इसने अपनी ट्रेजेक्ट्री बदल दी है। अब ये चंद्रमा का एक पूरा चक्कर लगा के ये समझने की कोशिश करेगा कि वो कौन सी जगह है जहां पे इसको लैंड करना है। जब सारी चीजें पूरी डिसाइडेड हो जाएंगी, ये देखिए ये मैपिंग है इसकी पूरी ट्रेसिंग और पूरी मैपिंग की जा रही है चंद्रमा की सतह की। जब ये पूरी तरीके से हो जाएगी, ये उस प्रॉपर जगह को ट्रेस करेगा जहां पे लैंडिंग डिसाइड की गई थी। इस तरीके से ये पूरी चंद्रमा की सतह की ट्रेसिंग की जा रही है, जहां पे किधर गड्ढे हैं, कितनी ऊंचाई है, कितनी गहराई है, सारी चीजें बताई जाएंगी। ये इंजन के माध्यम से थ्रस्ट पैदा करके ये सॉफ्ट लैंडिंग उसे बोलते हैं। ये लेग्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, जिनको चंद्रयान 3 में और ज्यादा मजबूत बनाया गया है ताकि सॉफ्ट लैंडिंग में थोड़ी आसानी हो। और उसके बाद का स्टेप तो फिर प्रज्ञान रोवर का आ जाता है। और इसके लिए हम सब रोवर दिख रहा है, इसके लिए हम सब वेट कर ही रहे हैं कि कब 23 अगस्त आएगा, कब ये लैंड करेगा। अभी तो हमारे लिए एक स्टेप फॉरवर्ड और आ गए हैं हम कि अलग हो चुका है विक्रम लैंडर। अब वेट इसी चीज का है कि कब सक्सेसफुली लैंड होगा और चंद्रयान 3 को हम एक बोल सकेंगे कि एक सक्सेसफुली ये प्रज्ञान रोवर कितना भ्रमण कर सकता है। मिशन ये बन चुका है। ये प्रज्ञान रोवर जो है ये कितना भ्रमण कर सकता है। ये आप बोल रहे हैं कि 14 दिन, हमारे 14 दिन, वहां पर एक लूनर डे उतने के लिए बना है या उससे ज्यादा भी रह सकता है? नहीं, और आसपास सतह पर कितना आगे जा सकता है, दूर नहीं रह पाएगा, क्योंकि वहां की जो कंडीशंस हैं चंद्रमा की, वो इनकी डिवाइसेस को या इसको वर्क करने के लिए
वो कंडीशंस नहीं दे पाएंगी। मैं ये प्रियंका, औपचारिक ऐलान हो चुका है, प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है विक्रम लैंडर, तो इसरो की तरफ से औपचारिक ऐलान भी हो गया। इसरो ने औपचारिक ऐलान कर न्यूज 18 और अखाड़ा की इस खबर की पुष्टि की है कि लैंडर का सेपरेशन सक्सेसफुली हो चुका है, प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है लैंडर। अभी थोड़ा चांद की सतह पर उसी ऑर्बिट पर थोड़ा सा और भ्रमण करेगा जैसा अरुण दिखा रहे थे, और उसके बाद विक्रम लैंडर अपनी ट्रेजेक्टरी बदलेगा और चांद के और करीब जाना शुरू करेगा। चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान 3। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। नमस्ते सर, जय हिंद। मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। बहुत बहुत बधाई, इसरो ने औपचारिक तरीके से पुष्टि कर दी है। आपको बहुत बहुत बधाई है। एक आई थिंक वन ऑफ द लास्ट क्रिटिकल टेस्ट व्हिच वाज लेफ्ट टू बी अकम्प्लिश्ड। तो आखिरी ये पड़ाव था, आखिरी मरहला, एंड सारी दुनिया इस पे नजर रखे हुए थी। एंड अब कहने की जरूरत नहीं है, द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज मून। जी, अगला तो चांद है, लेकिन इसके बाद का ही सबसे क्रिटिकल है। उसके लिए क्या आपकी बार कॉन्फिडेंस है कि विक्रम लैंडर सही तरीके से लैंड करेगा? अब थोड़ा शायद टांगे और स्ट्रांग हो गई हैं पिछली बार से। बिल्कुल नहीं, टांगे भी स्ट्रांग हुई है, इरादा भी स्ट्रांग हुआ है, और बाकी के भी नट बोल्ट पूरे स्ट्रांग है। क्या है कि एक तो इसको थोड़ा सा और ज्यादा इसमें पहले की तुलना में कुछ और एक एडिशन भी हैं, पिछले अनुभव से कुछ सीखा है। और दूसरा ये भी है कि पिछली बार पूरा का पूरा वहां पर लैंड करने का था, जिसके कारण थोड़ा सा आखिरी समय में थोड़ा सा एक विघ्न आया। अब चूंकि वो कुछ एक एक्सरसाइज पहले से कंप्लीट हो चुकी थी, तो इसलिए उतनी लाइबिलिटी भी नहीं रहेगी इसके ऊपर। और इसलिए मुझे लगता है कि ये 100% हमें विश्वास है कि इट विल बी वेरी अनइवेंटफुल लैंडिंग। एक कम से कम 1 साल तक की टेस्टिंग हुई है और आपने बहुत करीब से इसको देखा भी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पिछली बार से अब की बार में क्या तब्दीली हुई है सर, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि जिसकी वजह से इस बार कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ज्यादा हाई है? पहले तो बार भी जो हुआ कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी, क्योंकि इफ वी गो बाय द वर्ल्ड रिकॉर्ड अक्रॉस द कंट्रीज, किसी भी देश की पहली लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं रही है जी। और उस चीज से हमारा रिकॉर्ड, हमारा कीर्तिमान बाकी देशों की तुलना से बेहतर है। बल्कि यूएसए की फर्स्ट लैंडिंग अनसक्सेसफुल कम से कम 3, 4, 5 बार हुई होगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हम तो सेकंड टाइम इटसेल्फ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बी कॉन्फिडेंटली सेफ लैंडिंग। तो उस लिहाज से भी नहीं। और दूसरा ये है कि कई बार पहली बार आपको वहां की सरफेस की, वहां की मिलियो की और वहां की दूसरी एनवायरमेंटल कंडीशंस का भी पूरी तरह से उस तरह से नहीं हो पाया होता। तो दैट इज रीजन कि किसी भी देश की पहली लैंडिंग उस तरह से नहीं हुई है जैसे उन्होंने प्लान की थी, लेकिन हमारी दूसरी होने वाली है। दूसरा ये है कि हमने सरफेस टू सरफेस इसकी जिस तरह से बाहर से टू स्पीक एक तरह की कोटिंग जैसे कवच बना दिया बाहर से, वो इस तरह से है कि वो आखिरी समय में भी जब ग्रेविटी के पास आएगा तो अपने आपे से बाहर नहीं जाएगा। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीलेटर पे बहुत ज्यादा आपने पैर दबा के रखा है, तो एकदम ढलान आ जाती है तो वही स्पीड एकदम बढ़ जाती है, तो कई बार आप थोड़े से हिल जाते हैं गाड़ी चलाते चलाते के। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसको इस तरह से इसका बैलेंस कर बनाया गया है। और तीसरे कहा कि क्योंकि विक्रम ऑलरेडी वहां है, तो वो भी एक हमारे लिए अब केवल ये बाहर वहां से और निकल आया है जैसे कि, और ये अगले वहां पहुंचेगा। एक और बात है सर, अमूमन ऐसा होता है कि जहां किसी ने डाइव मारी और साफ रह गया या किसी ने लैंडिंग की, हम लोग उसी जगह को चुनते हैं कि भाई तुम तो वहां लैंड करके हम भी वहीं चले जाते हैं। पर हमने कहा नहीं, हम वहां जाएंगे जहां आज तक कोई नहीं गया। एटकिंस बेसिन हमने चुना है, वो भी साउथ पोल में चांद के। ठीक कह रहे हैं। ये भी एक कारण है कि सारी दुनिया की निगाहें इस पर है, क्योंकि जो यहाँ से इनपुट्स आएंगी, जो यहाँ से चित्र, जहाँ से इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ होंगी, वो न केवल भारत के लिए बल्कि सभी देशों के लिए पहली बार इस प्रकार की जानकारी पर्याप्त उनके उपलब्ध की जाएगी। और साउथ पोल का ये भी महत्व है कि चूंकि वहाँ क्रेटर्स हैं, पानी के वहाँ उपस्थिति ज्यादा मात्रा में होने की संभावना है, तो उससे कुछ हाइड्रोजन को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के जो हमारे प्रयोग होंगे, तो कहीं ना कहीं मानव जीवन की संभावना के साथ भी
प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं, तो ये एक बहुत एक बड़ा दिलचस्प एक आगे का जो हमारा सफर रहेगा, बड़ा दिलचस्प रहेगा। सर, जब पहली बार गए थे तब हमने बर्फ दिखा दी, अब की बार क्या कहेंगे दुनिया को? चीयर्स चांद पर से। सर हेलो सर, पहली बार जब गए थे, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी। पिछली बार तो हमने दुनिया को बताया कि चांद पे बर्फ है, तो अब की बार क्या बताने का इरादा है? कोशिश है कि ये दिखाएंगे वहां पर झील की स्वामी थी। और दूसरा ये है जी एक बड़ी रोचक बात जी। कि हालांकि सबसे पहली बार चांद की धरती पर मानव उतारने वाला देश था अमेरिका, हाँ। 1970 में, जी। और वहां वो टहल करके आए थे, उसकी फिल्म भी बनाई गई थी तब, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। तो हमारे चंद्रयान को वो दृश्य दिखाई देते हैं जो दूसरे वो देशों से गए हुए मानव को भी दिखाई नहीं देते। दिखाई तो ये एक तरह की भारत की मूल क्षमता का भी एक प्रमाण है। जी बिल्कुल। तो पर सर, ये 23 तारीख को उम्मीद है कि 24 को उम्मीद है? सर नहीं, 23 को, और लगभग अभी समय भी तय किया गया है 5:30 या 35 के भीतर। अगर लास्ट मिनट कोई शेड्यूल में तब्दीली हो तो वो दूसरी बात है, लेकिन अभी तक वही तय है। जी, आप तो इसरो के सारे टॉप लीडर्स का जो साइंटिस्ट हैं उनसे संपर्क में हैं, तो उनकी तरफ से क्या अब तक जो कुछ हुआ है बिल्कुल एकदम प्रिसिशन की तरफ हुआ है, थोड़ा भी डिविएशन नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और जो कि हमारे जितने भी फॉर्मर चेयरमैन हैं, डॉक्टर के राधाकृष्णन, डॉक्टर किरण कुमार, सब मिलजुल करके, इसरो की ये खासियत है कि ये एक परिवार की तरह काम करता है। जो लोग रिटायर हो जाते हैं वो भी इसका हिस्सा बने रहते हैं, और जो कोई महत्वपूर्ण कोई मिशन होता है तो वो सब अपना इनपुट मिलजुल कर करते हैं। लॉन्चिंग के टाइम भी वो सब मौजूद थे। आज सुबह भी मेरा सबके साथ संपर्क हुआ, उनको मैंने अपनी टिप्पणियां भी भेजने के लिए कहा। तो ये इसमें इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना केवल प्रोफेशनल है बल्कि पैशनेट इन्वॉल्वमेंट है सबकी सब। और श्रीहरिकोटा की एक और परंपरा है जो दर्शकों को सुनकर के शायद अच्छा भी लगेगा कि वहां पर जब भी कोई लॉन्चिंग होती है उसके बाद, और फिर जब लॉन्चिंग सफल हो जाती है उसके बाद भी तिरुपति में जाकर के माथा टेका जाता है, हाँ। और एक लड्डू बांटा जाता है। जी, लेकिन एक और बात है कि अब श्रीहरिकोटा को भी जन सामान्य के लिए खोल दिया गया है, तो जिसकी वजह से देश भर में भी एक उत्साह है, लहर है कि बिल्कुल आनंद। आपको तो मालूम ही है, पिछली बार 1000 मीडिया पर्सन श्रीहरिकोटा के परिसर में थे, और वो हर जगह पूरा टहल रहे थे, हर जगह घूम रहे थे, दिख रहे थे। और ये वही श्रीहरिकोटा है जहां पर के आज से 3-4 वर्ष पहले तक फाटक के अंदर झांकने तक की इजाजत नहीं थी, फॉरबिडन एरिया था। ये तो सब मोदी जी का कमाल है कि किसी ने कभी इस बात का गुमान नहीं किया था, बल्कि लोग इस बात से समझौता कर चुके थे कि ये तो आउट ऑफ बाउंड्स ही रहेगा। लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार से अनेकों कई क्रांतिकारी आउट ऑफ बॉक्स निर्णय लिए हैं, इन 9-10 वर्षों के उनके कार्यकाल का एक बहुत बड़ा हॉलमार्क ये भी रहेगा कि स्पेस, इंडिया स्पेस अनलॉक्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 23 तारीख को क्या हम उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्यक्ष होंगे वहां पर जैसा पिछली बार थे? अभी तक उस बारे में लेकर के कोई आखिरी निर्णय नहीं हुआ है। जैसे होगा तो आने वाले दिनों में वो बात साझा कर दी जाएगी। जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और इसरो को भी बहुत ज्यादा मुबारकबाद, साधुवाद, कंग्रेचुलेशन सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो फोन पर हमसे बात कर रहे थे, और उनका ये कहना कि अब तक जो कुछ हुआ है तयशुदा वक्त पर हुआ है, और ये news18.com पर अखाड़ा पर देखिए नॉनस्टॉप कवरेज, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। पहले तो डेमो था, ये रियल इमेज है, ये रियल इमेज है जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर सेपरेट हो रहा है। तो ये जो सेपरेशन होने के बाद, प्रोपल्शन मॉड्यूल से सेपरेशन होने के बाद, अब आप देखें हाइट और डिस्टेंस कहां है। 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर ये ऑर्बिट लेंथ है, ऑर्बिट हाइट है, चांद की सतह से ऊपर करीब 150 किलोमीटर ऊपर। लेकिन अब ये क्या होगा, अब ये विक्रम लैंडर धीरे धीरे इस ऑर्बिट को तोड़कर अपनी ट्रेजेक्टरी बदलेगा, और धीरे धीरे यहां चांद की सतह के करीब पहुंचेगा, और फिर चांद का एक फुल सर्कल मारेगा। सर, फुल सर्कल करेगा। आप देखिए समय
ठीक 1:15 बजे ये सेपरेशन हुआ है। 1:15 से 1:35 के बीच में इसका अनुमान था सेपरेशन का। ठीक 1:15 बजे भारतीय समय अनुसार ये सेपरेशन इसको अचीव किया गया है। इसके बाद अब ये धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होंगे और वो विक्रम लैंडर धीरे धीरे आप चांद की सतह के पास पहुंचेगा और एक ऐसी ट्रेजेक्टरी तय करेगा जहां पर सबसे उसका जो निकटतम दूरी है वो सिर्फ 30 किलोमीटर की होगी। और खासकर वो ये अटेम्प्ट करेगा कि ये 30 किलोमीटर की दूरी 30 से 40 किलोमीटर की दूरी सतह से तब हो जब वो साउथ पोल पर, दक्षिणी पोल पर, और वहां पर जहां उसे लैंड करना है एटकिंस बेसिन उसके ऊपर हो, और वहां से फिर वो लैंड करना शुरू करेगा क्लोजेस्ट टू द मून। और फिर उसके रिवर्स थ्रस्ट इंजन्स फायर कर दिए जाएंगे ताकि उसकी गति को धीमा कर दिया जाए। और अगर आप देखें विक्रम लैंडर हॉरिजॉन्टल है, वो हॉरिजॉन्टल से धीरे धीरे वर्टिकल होगा जब लैंड करेगा ताकि वो अपनी टांगों पर लैंड करे। यही हम उम्मीद कर रहे हैं 5:30 से 5:35 के बीच 23 अगस्त को। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। टाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो पुलिस वाला उस लड़के को पहले हाथों से पीटता दिखा। बाद में जमीन पर गिर जाने के बाद पुलिस वाले ने उस पर लातों की बरसात कर दी। इसके बाद भी आरोपी पुलिसकर्मी नहीं रुका और लगातार उस आदमी पर ताबड़तोड़ थप्पड़ और लातें बरसाता रहा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में किसी ने अपने मोबाइल के कैमरे में पिटाई का ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बाद में गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ एक्शन लिया। वीडियो के आधार पर इन्हें निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध जांच के आधार पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया और उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए। 10 साल के एक बच्चे की हत्या की आरोपी महिला का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें वो महिला अपना चेहरा ढककर एक घर से निकलती नजर आई। आरोप है कि उस महिला ने अपने प्रेमी से बदला लेने के लिए उसके 10 साल के बेटे की हत्या कर दी और उस बच्चे की हत्या के बाद का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें वो आरोपी महिला अपना चेहरा ढककर एक घर से छिपकर निकलती दिखाई दी। पुलिस के मुताबिक पूजा नाम की वो आरोपी महिला और जितेंद्र नाम का आदमी साल 2019 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन पिछले साल वो आदमी उस महिला से अलग होकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहने लगा, जिससे वो महिला नाराज हो गई। आरोप है कि अपने प्रेमी को सबक सिखाने के लिए उस महिला ने उसके 10 साल के बेटे की हत्या कर दी और शव को बेड के बॉक्स में छिपाकर फरार हो गई। लेकिन पुलिस ने करीब 300 सीसीटीवी वीडियो खंगाले और उस आरोपी महिला की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उस महिला ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि ताइवान ने अमेरिका पर खराब मिसाइलें भेजने का आरोप लगा दिया। बताया गया कि अमेरिका की भेजी गई पेट्रियट मिसाइल जब ताइवान ने एक अभ्यास के दौरान दागी तो वो अपने टारगेट को तबाह करने में नाकाम रही और तय किए गए टारगेट तक पहुंचने से पहले ही उसमें विस्फोट हो गया। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक ताइवान ने अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल की ताकत को परखने के लिए उसे अभ्यास के दौरान दागा, लेकिन वो मिसाइल टारगेट को ध्वस्त करना तो दूर उस तक पहुंच ही नहीं पाई। पेट्रियट मिसाइल को काफी ताकतवर माना जाता है। ये लड़ाकू विमानों और यहाँ तक कई मिसाइलों को हवा में ढेर करने की भी ताकत रखती है, लेकिन दावा किया गया कि अमेरिका की ये मिसाइल ताइवान में फेल हो गई। ताइवान और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। खबर के मुताबिक चीन को सबक सिखाने के लिए ही ताइवान ने अपने उत्तरी तट पर पेट्रियट मिसाइल को तैनात किया, लेकिन अब जब ये दावा किया गया कि अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल में खराबी आ गई तो ताइवान की चिंता बढ़ गई। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्र की मौत पर हंगामा बढ़ गया। आरोप है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के उस छात्र ने रैगिंग से परेशान होकर अपने हॉस्टल की बालकनी से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। और इसी घटना के बाद से जादवपुर यूनिवर्सिटी में बवाल मच गया। कई छात्र संगठन यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी में रैगिंग रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की मांग की, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई। मामला बढ़ता देख यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को आपात बैठक के लिए राज्यपाल ने बुला लिया और मामले की जानकारी ली। वहीं इस मामले की जांच के लिए एक एंटी रैगिंग कमेटी का भी गठन किया गया, जो जल्द ही मामले की जांच खत्म कर रिपोर्ट सौंपेगी। छात्र की कथित खुदकुशी के मामले में कोलकाता पुलिस 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रैगिंग के मुद्दे पर जादवपुर यूनिवर्सिटी में टीएमसी और वाम दलों के छात्र संगठनों में झड़प हो गई, जिसके बाद वहां हालात बेकाबू हो गए और दोनों संगठनों के छात्र आपस में धक्का मुक्की करने लगे। बताया गया कि दोनों दलों के छात्र रैगिंग के मुद्दे पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। इसी दौरान जब दोनों दलों के छात्र आमने सामने आए तो उनमें भिड़ंत हो गई और हालात बिगड़ गए। इस दौरान छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद छात्र उसे उठाकर एम्बुलेंस तक ले गए।
इधर राजस्थान में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग पर जयपुर में छात्र संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का फैसला किया था और राजस्थान सरकार के इस फैसले के विरोध में छात्र संगठन से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। यही नहीं, कुछ छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय की छत पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनको रोका और वहां से नीचे उतारा। लेकिन उन छात्रों का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ और उन्होंने कुलपति के घर में भी घुसने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया। छात्रों का आरोप है कि सरकार अपने फायदे के लिए छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के प्रेमी बताए जा रहे सचिन मीणा पर बयान देकर वायरल हुई महिला मिथिलेश भाटी पर मानहानि का केस कर दिया गया। मिथिलेश भाटी दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रहती हैं और वो सचिन की पड़ोसी हैं। और कुछ रोज पहले उन्होंने सीमा हैदर से शादी करने का दावा करने वाले सचिन मीणा पर टिप्पणी कर दी थी। आरोप है कि उस बयान में मिथिलेश भाटी ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। बाद में उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे अपमानजनक बताते हुए सचिन और सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने मिथिलेश भाटी के खिलाफ मानहानि का कानूनी नोटिस भेज दिया। एक स्त्री होके, एक गरिमा होके, एक संसदीय भाषा, असंसदीय भाषा को इस्तेमाल करेंगी, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगी। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने भी आरोप लगाया कि मिथिलेश भाटी ने सचिन के बारे में जो कुछ भी कहा वो देश के हर पति का अपमान है। आरोप यह भी है कि उन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं मानहानि का केस दर्ज किए जाने के बाद मिथिलेश भाटी ने सचिन के अपमान करने की बात से साफ इनकार कर दिया, जबकि सीमा हैदर और सचिन मीणा के घर वालों ने उन पर जानबूझकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। लेकिन दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में सचिन मीणा के पड़ोस में रहने वाली मिथिलेश भाटी ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि न्यूज 18 की टीम ने जब उनसे इस बारे में बात की तो वो एक बार फिर अपने पुराने बयान को दोहराने से नहीं चूकी। क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन, झींगर सा लड़का, बोलना यहाँ पे आवे ना, बोलिए पावे ना, और कभी तैयारी चांद से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने की है। अखाड़ा में आपको बता दें कि ठीक 1:15 बजे भारतीय समय अनुसार ये सेपरेशन हो चुका है विक्रम लैंडर का प्रोपल्शन मॉड्यूल से, और इसरो का ये कहना है कि कल शाम को 4 बजे विक्रम लैंडर अपनी ट्रेजेक्टरी को बदलेगा और धीरे धीरे चांद की सतह की तरफ उतरने की शुरुआत करेगा। और फिर उल्टी गिनती शुरू होती है 23 तारीख को शाम 5:30 बजे की, जब विक्रम लैंडर एटकिंस बेसिन जो कि साउथ पोल में है चांद के, वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग कैसे वो कर पाएगा। पिछली बार के मुकाबले अब की बार उसकी टांगों को और सॉलिड मजबूत किया गया है ताकि उतरते वक्त अगर झटका भी लगे तो भी वो उसे सहन कर सके। और दूसरी बात, एक्सीलरेशन को कंट्रोल करने की फजी लॉजिक भी उसमें अब की बार फीड की गई है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो सीमा हैदर हाथ पकड़ ले और मुंह पे हाथ रख दे। ये प्यार है? ये प्यार नहीं है, ये छिछोरपंती है। यही नहीं, मिथिलेश भाटी ने सीमा हैदर के पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आने पर भी शक जताया। उनको यह भी शक है कि सीमा प्यार की आड़ में किसी मकसद से भारत में घुसी है। न्यूयॉर्क से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पुलिस की गाड़ी ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी। आरोप है कि वो महिला पिस्तौल से हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही थी और तभी उस महिला से पिस्तौल छीनने के लिए पुलिस की गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें वो महिला बीच सड़क पर पिस्तौल हवा में लहराती नजर आई। हालांकि इस दौरान पुलिस के जवान उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं मानी और पिस्तौल को अपनी कनपटी पर रखकर खुद को गोली मारने की कोशिश करने लगी। इसी बीच पुलिस की गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो जमीन पर गिर गई, जिसका फायदा उठाते हुए पुलिस के कई जवानों ने उसे पकड़ लिया और उससे पिस्तौल छीन ली। पुलिस ने उस महिला को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। इस बीच दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में एक और नेता की हत्या से खलबली मच गई। पिछले हफ्ते ही वहां राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विगाविसेंसियो की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इक्वाडोर में एक और बड़े नेता का मर्डर हो गया। इक्वाडोर के पूर्व राष्ट्रपति राफेल कोरिया की पार्टी के बड़े नेता पेड्रो ब्रियोनेस को हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। इक्वाडोर में पिछले 4 हफ्तों में 3 नेताओं की हत्या हो चुकी है। पिछले हफ्ते ही वहां राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विगाविसेंसियो की राजधानी कीतो में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही वहां 2 महीने के लिए इमरजेंसी लागू। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इन हत्याओं के पीछे ड्रग्स तस्करों का हाथ हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वाडोर में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी की जाती है।
दावा है कि वहां का जो नेता इन तस्करों के खिलाफ आवाज उठाता है या उनका विरोध करता है, उसकी कुछ ही दिनों में हत्या कर दी जाती है। माना जा रहा है कि फर्नांडो विगाविसेंसी और पेड्रो ब्रियोनेस को भी इसीलिए रास्ते से हटा दिया गया। अफ्रीका के देश लिबिया की राजधानी त्रिपोली में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प में 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस घटना में सैकड़ों लोग घायल भी हो गए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई गई। और इस भयानक झड़प के बाद की तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें राजधानी त्रिपोली का एक इलाका आग की भयंकर लपटों में घिरा दिखाई दिया। हिंसक झड़प के बाद हुई आगजनी से वहां आग की कई फीट ऊंची लपटें नजर आईं। धुएं के गुबार ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक दोनों गुटों के पास बड़ी संख्या में हथियार थे और इसी वजह से हिंसा ने भीषण रूप ले लिया। दावा है कि यह हिंसा त्रिपोली में मौजूद दो सैन्य गुटों के बीच तब भड़की जब एक गुट के कमांडर को त्रिपोली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। इसके बाद जब तक उन्हें रिहा नहीं किया गया तब तक पूरा शहर हिंसा की आग में जलता रहा। इस दौरान कई नागरिक भी उसकी चपेट में आ गए। साथ ही बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक महिला एक तेज रफ्तार कार के बोनेट पर लटकी हुई नजर आई। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो महिला सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई उस कार के बोनेट पर लटकी दिखाई दी। देखकर ऐसा लगा जैसे वो अगले ही पल नीचे गिर जाएगी, लेकिन वो किसी तरह कार को पकड़ी रही। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग उस महिला को बचाने के लिए भागे, लेकिन ड्राइवर ने कार रोकने के बजाय उसकी रफ्तार तेज कर दी। आरोप है कि वो उसी तरह कार को करीब आधा किलोमीटर तक दौड़ाता रहा। इस दौरान कुछ लोग सड़क किनारे तो कुछ लोग अपनी गाड़ियों पर बैठकर तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उस कार ड्राइवर को रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि वो महिला गाड़ी रोकने की गुहार लगाती रही। इस घटना में उस महिला को काफी चोटें भी आई। दिल्ली के पास गाजियाबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुलिसकर्मी बीच सड़क पर एक लड़के को पीटता हुआ दिखा। लड़के की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो पुलिस वाला उस लड़के को पहले हाथों से पीटता दिखा। बाद में जमीन पर गिर जाने के बाद पुलिस वाले ने उस पर लातों की बरसात कर दी। इसके बाद भी आरोपी पुलिसकर्मी नहीं रुका और लगातार उस आदमी पर ताबड़तोड़ थप्पड़ और लातें बरसाता रहा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में किसी ने अपने मोबाइल के कैमरे में पिटाई का ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बाद में गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ एक्शन लिया। वीडियो के आधार पर इन्हें निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध